जिसने व्हाट्सअप किया था, आज उसका कॉपी हम लगाते हैं और बताते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से उसने कॉपी लिखा है, ठीक है ना। चलिए, हाँ आज कोई त्यौहार है तो उसकी भी बधाई आप सभी को, क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं उसके बारे में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर जी। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। चलिए, एक निश्चित आंकड़े को पार करिए, उसके बाद क्लास को चालू किया जाता है, ठीक है ना। चलो जी गुरु जी। चलो, गुड मॉर्निंग सर जी। कल का पेपर सोल्यूशन देख के करवा देंगे पेपर, ठीक है। अच्छा, आनंद सर पे भेजा था अंकित कुमार, ठीक है हम ले लेंगे उनसे। आनंद सर फिलहाल मेरी बात नहीं हुई इस बारे में, ये तो रात में ही साथ में हम लोग करीब 2-2:30 बजे तक अभी भी सोए हुए हैं, वो जिस रूम में हम लोग सोए थे। अच्छा, कॉलिंग डिपार्टमेंट वाले नंबर पर आया है आयान जी, ठीक है। आज मैं नीचे जाऊंगा तो उसको ले लूंगा, ठीक है ना। पर जब तक शाम को कॉलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर शीट आया था। चलो ठीक है। तो कल हमने एक क्वेश्चन डाला था, ठीक, आप लोगों के लिए। थोड़ा सा वो था इकोसिस्टम से अलग, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बताता हूँ कि शुक्राणु जनन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये बोला था। और साथ ही मैंने बोला था कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है ना। सर जी कैसे पे, किस पे भेजे? एप्लीकेशन वाले नंबर पे भेजना था, ठीक है ना। साउंड बढ़ाइए। अच्छा ठीक है, चलो नजदीक से बोलेंगे तो आवाज आएगी अच्छे से, ठीक है ना। चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि 5 नंबर पूरा पूरा कैसे लोगे, और उस लड़के ने जो कॉपी लिखी है, ठीक है ना, उसमें कितना कम किया है। देखो, ये उस बच्चे की कॉपी है, और क्वेश्चन था शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। हो सकता है आपको दिखे ना सही से, पर इसने मिला जुला के पहला तो क्वेश्चन ही हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन में आंसर खत्म कर दिया। किसका? शुक्राणु जनन का, जिसमें उसने पूरी जानकारियां भी नहीं लिखी है। पहली लाइन लिखा है शुक्राणु जनन के बारे में, शुक्राणु जनन की कोशिका से शुक्राणु या नर शुक्राणु नर युग्मक का निर्माण होता है, पहली लाइन लिखा है। दूसरा लिखा है शुक्राणु जनन के निर्माण की क्रियाविधि है जो वृषण के अंदर होता है, यह विभिन्न चरणों में होता है। फिर लिखा है गुणन चरण, फिर लिखा है द्वितीय प्रावस्था, फिर परिपक्व प्रावस्था, और लास्ट में बन गया है शुक्राणु। और ये जो फिगर दिया है पूरी तरीके से, गुरुजी बहुत बारिश हो रही है, हाँ यहाँ भी बारिश हो रही है। ये जो फिगर दिया है ये भी पूरी तरीके से उसने कंप्लीट नहीं किया है। और मिसप्रिंट जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे ये शब्द हो गया, एक बार उसने 2n कुछ इस तरीके से लिखा है, एक बार 2n कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक। बीच बीच में ये जो n है ये कैपिटल लेटर से लिख दिया है इसने। ये सब नंबर आपके काटेगा एग्जामिनर, ठीक। ये सारे के सारे नंबर कटने हैं आपके, और ये फिगर भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ठीक। और आप चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन है शुक्राणु जनन की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और आप 5 नंबर पा जाएं, तो आपको लगता है कि आप 5 नंबर पा जाएंगे इस पे? कभी नहीं मिलेगा। 2 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा इस क्वेश्चन के आंसर पे। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जो हम, हाँ 2n इस तरीके से होगा, ठीक है, कोमल सिंह ने लिखा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखोगे कॉपी शुक्राणु जनन। अब तुम लोग को हम बताते हैं कि शुक्राणु जनन लिखोगे कैसे। जब एक क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरी में लिखोगे तो थोड़ा बहुत तुमको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों चेंज नहीं हो रहा है बोर्ड का कलर? चलो 1 मिनट, हम इतना डिलीट करते हैं। प्रिंस कुमार कोई लड़का था, उसने लिखा हुआ है। चलो, शुक्राणु जनन कैसे लिखना है, ब्लैक करिए। हाँ ब्लैक हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बरसात सर हम भेजें, ठीक है। आज हम एप्लीकेशन वाले नंबर पे जाकर जितने लोगों की कापियां होंगी सबकी देख लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन ये है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख दें, उसके बाद कुछ कहते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग समझिए कि कैसे लिखेंगे, नहीं तो आप लोग अभी से आदत खराब कर लेंगे, ठीक। तो प्रश्न ये दिया था, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इस क्रिया का, इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें।
इस क्रिया का सचित्र वर्णन करें या कीजिए, जो भी है। और दूसरा प्रश्न ये था, शुक्राणुओं की संरचना का सचित्र वर्णन करें। शुक्राणुओं की संरचना का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। अब सुनो, दो चीज का इसमें विशेष ध्यान देना। पहला तो ये क्वेश्चन ही, ठीक। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका दिया होगा एग्जाम में, ये रहा होगा 2 + 2 + 1 ऐसे करके, सॉरी ऐसे है 1 + 2 + 2 बराबर 5 नंबर का, ठीक। और जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, ये सीधे सीधे आपका लिखा होगा 2 नंबर का, कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से लिखा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लासेस आपकी सही टाइम पे खत्म हो जाएंगी, सिलेबस आपका सही टाइम पे खत्म होगा और एकदम बढ़िया से अच्छे तरीके से खत्म होगा, तो उस बात को लेके परेशान मत रहिए। पर आप लोग जो कॉपी लिखने का तरीका आजमा लिए हैं, उसमें 5 नंबर आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नहीं, दोनों एक ही नहीं हुआ रोशन कुमार जी, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले ये संरचना में छोटा है 2 नंबर वाला, इसको हम बताते हैं कि उसको लिखना कैसे है आपको, ठीक है ना। चलो, कोई बात नहीं, पर आप लोग कॉपी लिखना सीख लीजिए अगर पूरे नंबर पाने हैं तो। वो किताबी ज्ञान जो उस बच्चे ने लिखा था, वो पूरी तरीके से किताबी ज्ञान लिखा था, वो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। मैराथन लेंगे हम, लेकिन पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे उसके बाद, तब उसके बाद मुझे सिर्फ मैराथन लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ठीक है ना, उत्तर में। उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे क्या, शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना। देखो, वही किताब हम भी पढ़े हैं, वही किताब तुम भी पढ़ रहे हो, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया लिख देंगे, वही लिखेंगे जो किताब में है, पर उसको किस तरह लिखेंगे इस बात का थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि वही चीज आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कॉपी लिखने की ही बात कर रहे हैं। तो अगर क्या शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आप लोग उसका हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसकी संरचना बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम एक ही पेज में लिखने की कोशिश करेंगे, आप लोग ऊपर नीचे बनाइएगा, पहले फिगर फिर नीचे लिखिएगा। हम यहाँ साइड में फिगर बना दे रहे हैं, फिर समझा दे रहा है आपको क्या लिखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे शुक्राणु की संरचना, ठीक। और ये संरचना में जो भी नाम लिखेंगे हम लोग, ये सारी संरचना में जो नाम है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक। तो उसको भी लेके पैनिक मत होइएगा, सारे नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा शुक्राणु की संरचना। ठीक, देखो अब ये जो शुक्राणु की संरचना बना रहे हो, ठीक है ना, सर्जिकल पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अच्छा चलो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो तुम लोग अपने आप को आंखों की क्या लिखे हो, ठीक। हम देखे नहीं है फिलहाल पेपर। इस पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं हेड, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सिर, ठीक। अभी तो हम बहुत आसानी से समझा दे रहे हैं समय लेके, पर इतना समय आप लोगों को नहीं लेना है, पहले से तैयार रहना है। इसको कहोगे मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, कहीं कहीं मिडिल पीस भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। या इसी को कहोगे मध्य भाग, ठीक। और नीचे वाले हिस्से को, इतने को कहोगे टेल, या इसी को कहोगे पूंछ, ठीक। दूसरा, हेड और मिडिल पार्ट को आपस में जोड़ने वाली संरचना को हम लोग कहते हैं नेक या गर्दन, ठीक। तो पूरे शुक्राणुओं को सबसे पहले अगर पूछेगा कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3, हेड, मिडिल पार्ट और पूंछ। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। ठीक है, बनाए हो तो लिखे कितनी चीजें हो ये भी तो पता होनी चाहिए बाबू। अपने आप को जरूर कंपेयर करना, किसी को नीचा दिखाने या किसी को ये कहना कि आपने सही लिखा, अच्छा लिखा, गलत लिखा, इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है ना। इस बात में तो कोई
बात ही नहीं हो रही। बस इतना समझाना है मुझे आप लोगों को कि आंसर एक पर्टिकुलर कैसे लिखें, ताकि आपको पूरे से पूरे नंबर मिले, एग्जामिनर को कॉपी में नंबर काटने का समय ना रहे। ये हम काटेंगे। इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग एक्रोसोम। क्या कह रहे हो? एक्रोसोम। एक्रोसोम। ठीक। दूसरा, ये जो लाल वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, या इसी को हम लोग कहेंगे केंद्रक। केंद्रक। और जो पिंक वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रियोल। क्या कहेंगे? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और मिडिल पार्ट में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग कहेंगे क्या? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। क्या कहेंगे? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। ठीक, इसको क्या कहेंगे? माइटोकांड्रिया। अब एक चीज देखो हमने क्या किया है, हम आपको पहले बताते हैं। ठीक, चलो इधर हो गया। पहले हम आपको बताते हैं कि हमने किया क्या है। सारे नाम हमने सीधे लिखे हैं। चाहते तो ये लाइन हम ऐसे सीधे खींच सकते थे, चाहते तो ये लाइन भी हम ऐसे सीधे खींच सकते, लेकिन हमने उसको सीधा लिखने की कोशिश की ताकि फिगर अच्छे से दिखे। ठीक है ना? ताकि फिगर अच्छे से क्या हो, दिखे। अब तुमको इसके बारे में जानकारी लिखनी है कि ये होता क्या है, इससे क्या काम वगैरह है, ये सब चीजें। अब देखो इसमें डाटा क्या क्या लिखना है। ठीक है ना? जो पहले समझ लो कि क्या क्या इसमें डाटा लिखना है, ये बिना मत छोड़ दो। ठीक, चलो। तो सबसे पहला काम ये करोगे कि शुक्राणु होता क्या है उसके बारे में लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। देखो ये हो गया फिगर। तो सबसे पहले लिखोगे उत्तर में, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन की क्रिया में होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया में होता है। क्रिया में होता है। यह क्रिया, यह क्रिया नर जनन अंग के वृषण वाले भाग में होता है। वृषण वाले भाग में होता है। वृषण वाले भाग में होता है। शुक्राणुओं को, शुक्राणुओं को सामान्यतः, सामान्यतः 3 भागों में, सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। पहले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? पहले भाग को कह रहे हो सिर, या उसी को कह रहे हो हेड। दूसरे भाग को कहोगे क्या? मध्य भाग, मध्य भाग, या उसी को कहोगे मिडिल पार्ट। और तीसरे भाग को कहेंगे हम लोग पूंछ या टेल। पूंछ या टेल। तो ये शुरुआती इंट्रोडक्शन हो गया, ताकि एग्जामिनर को 5 नंबर में आया था तो और अच्छी बात है, तुमको जानकारी जितनी लिखनी उतनी हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना? 5 नंबर में पूछा था तो फिलहाल अभी हम इसको 2 नंबर मान के चल रहे हैं। इससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। पूछ लिया तो अच्छी बात है। ठीक है ना? चलो ठीक है। हाँ, वो सब चीजें अभी लिख लिया जाएगा, वो बात की चीजें हैं। बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे कैसे ताकि पूरा नंबर मिल जाए, और एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ने बैठे तो उसको लगे कि हाँ सारी जानकारियां अच्छे से लिखी गई हैं। ठीक है ना? नहीं, इसे आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक होता है। अब पहला पार्ट इसमें जो हेडिंग डालोगे वो हो जाएगा क्या? हेड। पहला हेडिंग क्या हो गया? हेड। अब इसको हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, बस हम समझा दे रहे हैं कि क्या क्या लिखना है। ठीक, या इसी को हम लोग कह रहे हैं सिर, क्योंकि अभी शुक्राणु जनन को भी समझाना है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, बता रहे हैं, खुद भूल जाना, फिर आगे लिखना है। ठीक, अब इसमें लिखोगे क्या? 1 मिनट देख लो कॉपी। देखो
अब हेड वाले हिस्से में क्या क्या है? पहले हिस्से में, हेड वाले हिस्से में पाया जा रहा है एक एक्रोसोम, ठीक, और ये एक टोपी नुमा संरचना होती है जिससे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे कहते हैं एक्रोसिन, जो निषेचन की क्रिया में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? चलो हम लिख दे रहे हैं इसको। लिखोगे शुक्राणुओं के एक आंसर तो पूरा लिखें, शुक्राणु जनन को पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक लिखेंगे, ठीक है। शुक्राणुओं के प्रथम भाग को सिर या हेड कहते हैं, सिर कहते हैं, जिसके ऊपरी भाग में, जिसके ऊपरी भाग में, ठीक है ना, एक टोपी नुमा, टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। एनसीईआरटी में लिखा है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसिन कहते हैं, जिससे एक्रोसोम जिससे एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो निषेचन की क्रिया में, सहायता प्रदान करता है, ठीक। उसी में क्या लिखोगे? इसी भाग में एक अगुणित को ब्रैकेट में लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। इसको कैपिटल लेटर लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा। अगुणित संरचना पाई जाती है, अगुणित संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना, जिसे केंद्रक कहते हैं। फिर लिखो क्या? जिसमें गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, क्योंकि शुक्राणु अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण बनते, साथ ही केंद्रक के समीप सेंट्रियोल नामक संरचना पाई जाती है। सेंट्रियोल नामक संरचना। अभी एक बच्चे ने लिखा सर इतना कुछ लिखना है, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, फिर आपको लगेगा क्यों हम इतना कम लिख रहे हैं। संरचना पाई जाती है जो कोशिका विभाजन में
जो कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। और लास्ट लाइन इसमें लिखोगे, यह सभी संरचनाएं, यह सभी संरचनाएं कोशिका के कोशिका द्रव्य, कोशिका के कोशिका द्रव्य, कोशिका के, और कोशिका कौन सा, शुक्राणु, कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये हो गया हेड का वर्णन, सिर वाले हिस्से का, ठीक है ना। सर अब मत लिखिए प्रेम सागर जी, एक दिन आप अपना गवा देंगे तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक। वैसे भी सिलेबस एकदम टाइम पे है, ठीक है ना। नहीं देखो, जब भी तुम क्वेश्चन का आंसर लिखना 2 नंबर 5 नंबर देख देख के मत लिखना। तुम ये कोशिश करना कि किताब में उसकी कितनी जानकारियां दी गई हैं उतना लिखने की कोशिश कर, ठीक है ना। और दूसरी चीज, फिर आओगे किस पे, सिर और इसके पूंछ वाले हिस्से पे, उसके लिए किताब में उतनी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है ना। देखो तो दूसरा हिस्सा है इसका मध्य भाग, मध्य भाग या मिडिल पार्ट लिख सकते हो। तो मध्य भाग में कुछ खास नहीं था, मध्य भाग में केवल माइटोकांड्रिया पाया जाता था जिससे उसको ऊर्जा मिलेगी और वो गति करने में सहायता प्रदान करेगा। आगे फिर लिखोगे क्या, सिर तथा मध्य भाग को आपस में जोड़ने वाली संरचना, आपस में जोड़ने, सिर तथा मध्य भाग को आपस में जोड़ने वाली संरचना, ग्रीवा या नेक, वहां हम लोग लिखें या गर्दन, ग्रीवा कहलाती है, फिर क्या लिखोगे, मध्य भाग में केवल माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, केवल माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, और फिर तीसरा हिस्सा आ जाएगा टेल, या इसी को क्या लिखे थे, पूंछ। अब इस बात को लेके पैनिक मत होना कि सर टाइम जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, कॉपी बोर्ड पे लगा देंगे अगर अच्छा आपने लिखा होगा तो। सर हमको नहीं पढ़ना है बायोलॉजी, दिमाग खराब हो जाएगा याद करने में, एमडी सलमान जी, ठीक है। एक कहावत है कि अगर पता नहीं कैसे है कि ओखरी में सर डाल दिए हैं तो फिर अब निकालना क्या, आप उसको पूछने दीजिए, अपने आप को रगड़िए, टॉपर बनना है तो, ठीक है ना। फिर तीसरा इसे क्या लिखोगे, शुक्राणुओं के अंतिम भाग को, भागना नहीं चाहिए किसी चीज से, ठीक है ना, उसको लग जाना चाहिए मन से। अंतिम भाग को पूंछ कहते हैं, जिसकी सहायता से शुक्राणु, शुक्राणु गति करने की क्रिया करता है, गति करने की क्रिया करता है। और सबसे जरूरी चीज जो तुम लोग लिखोगे, ठीक, सबसे जरूरी चीज लिखोगे क्या, नोट में एक तरीके से इम्पोर्टेंट,
कि शुक्राणु जनन की क्रिया में, शुक्राणु जनन की क्रिया में 3 से 4 मिलियन या 3 से 4 करोड़ भी लिख सकते हो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, जिनमें से 60%, जिनमें से 60% सामान्य आकार, सामान्य आकार एवं सामान्य संरचना में पाए जाते हैं, सामान्य संरचना में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जबकि 40% अति क्रियाशील होते हैं, 40% अति क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, जिनमें से कोई एक निषेचन की क्रिया में भाग लेता है, निषेचन की क्रिया में भाग, निषेचन की क्रिया में, इनमें से कोई एक निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। और लास्ट लाइन, शुक्राणुओं को 22 + x = 23 तथा 22 + y = 23, क्योंकि शुक्राणु 2 प्रकार के बनते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। अब ये तुम्हारा पूरा नंबर है कि इतना लिखने के बाद अगर कल तुम्हारे क्वेश्चन में ये 5 नंबर का पूछा था, हाँ वो कह सकते हो एमडी शमशाद जी गूगल का रिपोर्ट है जो आपने लिखा है, इतना लिखने में बोर्ड एग्जाम में सुबह हो जाएगा। चलो अब तुमको हम बता दें सुबह होगा कि शाम होगा, कितना लिखे हो इतना, ये क्वेश्चन था। चलो मैं यहाँ समझाता हूँ तुमको, अभी से आदत डाल लो, 3 महीने पहले तो 3 महीने के मन में बैठा लो, 90 दिन, उसमें भी 20 दिन तुम छुट्टियां निकाल लेना, दशहरा छठ वगैरह ये सब चीज़ें, दिवाली वगैरह, ठीक। और जो भी तुम्हारे पास 70 दिन बचा, उस 70 दिन में तुम बस अपने आप को मन में ये बैठा लो कि हम क्या करेंगे। तुम्हारा पेपर है 3.5 घंटे का, ठीक, तुम्हारा पेपर है कितने, 3.5 घंटे का, 3 घंटे 30 मिनट का। तुम्हें ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू कह लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं 70, करने कितने हैं 35 क्वेश्चन, ठीक। चलो फिर आएगा तुम्हारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, आने हैं तुम्हारे कितने 20 और करना कितने हैं उसमें से 10, ठीक। फिर तुम्हारे आने हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आने हैं कितने 6 और करने कितने हैं 3। तो ये तो हो गया 1 नंबर का, मतलब 35 नंबर अकेले हो गया, ये हो गया 2 नंबर का, मतलब हो गया 20 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर का, मतलब 15 नंबर। तो 5 5 10, 3 2 5, 1 6 और 1 7, 70 नंबर का तुम्हारा पेपर और 30 नंबर का तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ, अब जो बच्चे, कोमल सिंह ने लिखा है कि सर हम कितने लिखने में टाइम नहीं लगता है सर, याद रहता है ना, तो 1 मिनट भी हाथ नहीं रुकता है, कब लिखा जाता है पता नहीं चलता। हाँ अब तुमको एक चीज़ बताते हैं, सुनो एकदम ईमानदारी से, ठीक है ना, अपने आप को जज करना कि ये जो तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है, इसके लिए तुमको मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट के आसपास समय मिलेगा। 20 मिनट OMR भरना पढ़ने उड़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर वगैरह, और 1 घंटा तुमको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुम अपने आप ईमानदारी से जवाब दो कि अगर तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो क्या तुमको 35 क्वेश्चन घेरने में 1 घंटा लग जाएगा? नहीं लगेगा। तुम बहुत ज़्यादा समय ले सकते हो इसमें, तो तुम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। हद से ज़्यादा अगर हम बात करते हैं इसमें कि तुम 40 मिनट से ज़्यादा समय नहीं ले सकते। अभी तुम्हारे पास राउंड फिगर अगर देखा जाए 2.5 घंटे का समय,
अब 2.5 घंटे में अगर तुम लॉन्ग आंसर की बात करो तो एक क्वेश्चन लिखने में अगर तुम 17-18 मिनट ले रहे हो तो 3 क्वेश्चन तुमको लिखने हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो लिखने नहीं है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन से ज्यादा तो लिखने नहीं है, तो अगर 15 या 45 मिनट मान लिया जाए, एक लॉन्ग आंसर में 15 मिनट, ठीक। यहाँ तो आज मुझे समय लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना भी था, उसमें बोलना भी था, पर तुमको जब पता रहेगा कि पहले से कि इस शुक्राणु की संरचना के बनाने का और कितना लिखना है, तो तुम बैठ के एग्जाम में सोचोगे नहीं कि कितना लिखना रहेगा कितना बनाना रहेगा, तुम्हारा हाथ वैसे ही चलता चलेगा, ठीक है ना। नहीं रुपेश जी ऐसे कुछ नहीं है, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें तुम सॉरी ये लॉन्ग आंसर जो 3 लिख रहे हो तो इसमें मिला जुला के तुम 1 घंटा ले लो, चलो ठीक है ना। 3 क्वेश्चन लिखने में 1 घंटा ले लो, 1 घंटा यहाँ चला गया, 40 मिनट यहाँ चला गया, अभी तुम 1.5 घंटा बचाए हो। तो क्या तुम 1.5 घंटे में लगभग 1.3 ये पूरा, क्या 1.5 घंटे में तुम अपने शॉर्ट आंसर नहीं कर पाओगे? और तुम चाह रहे हो कि हम क्लासरूम में आधा घंटा बैठे आराम करें लिखने के बाद, तो वो तो तुम्हारे लिए वही हो गया ना कि हर क्वेश्चन में तुम थोड़ा थोड़ा, कहाँ गया, हर क्वेश्चन में तुम थोड़ा थोड़ा यहाँ जानकारी छोड़ते आए हो, यहाँ छोड़ते आए हो, इस हेडिंग में छोड़ते आए हो, इस हेडिंग में, इस हेडिंग में छोड़ते आए हो, तो जाहिर सी बात है तुमको वो नंबर कम देगा। सोचो किसी बच्चे ने तो ये किया होगा ना पूरे बिहार में, वही तो टॉपर कहलाएगा कि सबने ये काम किया होगा। अगर ये सब यही काम करे तो टॉपर तुम्हारे बहुत सारे होंगे, और जब कोई एक बच्चा यही काम करेगा तो उसका जाहिर सी बात है अकेले टॉपर निकलेगा। ठीक, ठीक है देख लेंगे। भाई साहब आपको एग्जामिनर से पूरा नंबर लेना है, तो सारे बच्चे ये काम करके नहीं आएंगे, पहली चीज, ठीक। सारे बच्चे ये काम करके नहीं आएंगे, वो लिमिटेड बच्चे करके आएंगे। तो आप उस लिमिटेड बच्चों में शामिल होना चाहते हैं कि एवरेज बच्चों में शामिल होने चाहते हैं? एवरेज बच्चा कहने का मतलब ये है कि 70 नंबर के पेपर में, इस 70 नंबर के पेपर में 40 नंबर और 45 नंबर लाने वाले बहुत होंगे। अगर उसको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिल जाएगा तो यहाँ 30 ऐड करो, यहाँ 30 ऐड करो, ये हो गया 70, ये हो जाएगा 75। 40 बच्चों सॉरी एवरेज बच्चों में 70 नंबर के पेपर में कोई 50 भी ला सकता है, कोई 55 भी ला सकता है, ठीक, बहुत ज़्यादा एफर्ट मार लिया तो। पर ये संख्या तो ज़्यादा बच्चों की होगी। अब इसमें भी तुम 30 ऐड करो, इसमें भी 30 ऐड करो, 30 का 85 नंबर हो गया मान लो, इसका हो गया मान लो 80 नंबर हो गया बायो में या किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ऐड। पर 85 से या 90 से ऊपर जाने वाले बच्चों की संख्या तो लगातार कम हो रही है। उसका रीज़न क्या होगा कि उन्होंने लिमिटेड सोर्स नहीं अपनाया है, निश्चित नहीं अपनाया कि हम थोड़ा थोड़ा लिख के और एग्जामिनर को उल्लू बना लेंगे, नहीं मानेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। उसके लिए तो आपको पूरी जानकारी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ किसी बच्चे ने लिखा सर यूपी बोर्ड में 5 ऑब्जेक्टिव आता है और सारा लिखने वाला आता है। अब सोच लो यूपी बोर्ड के बच्चे कैसे लिखते होंगे, सेम 3 घंटे 3.5 घंटे का पेपर, और उसमें लॉन्ग आंसर भी है लगभग 4 से 2 3 4 8 लॉन्ग आंसर तुमको करने हैं लगभग, ठीक, बाकी शॉर्ट आंसर करने हैं। तो सोचो वो बच्चे कैसे लिखते होंगे। तो तुमको अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, सबसे पहली चीज। दूसरा, तुमको अपने लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। तीसरा, तुम किताबी ज्ञान नहीं लिखोगे, एकदम किताब वाली लाइन लिख के जल्दी से खत्म कर ली, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है। तुम्हारा लिखित इंजाम है, ये दिमाग में बैठा लो। तुम्हें टॉपर बनना है तो भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। जितनी जानकारियां किताब में दी गई हैं सिर्फ उतना लिखोगे, ये बैठा लो दिमाग में। और किसी बच्चे ने लिखा था कि सर हम जरूरत से ज्यादा लिख के ज्ञान बांटेंगे, जी नहीं, ये जरूरत से ज्यादा नहीं है। ये सारी जानकारियां आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की चीजें आप लिख सकते हैं, या कोई एडिशनल बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसकी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आप सोच लीजिए, रितिका कुमारी जी आपने लिखा गुरुजी मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल में नंबर कम देता है। तो आप खुद फिर सोच लीजिए कि अगर प्रैक्टिकल में नंबर कम आता है तो आपको थियरी में तो नंबर गेन करना पड़ेगा ना। तो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है प्रैक्टिकल, वो आप एग्जामिनर से लड़कर ले नहीं सकते स्कूल में, ठीक। उसके लिए तो आपको वो 70 नंबर पे फोकस करना पड़ेगा जो आपके हाथ में है, जिसको हम अच्छी तरीके से लिख के नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो नोट लिखने का कहने का मतलब ये है, ये जो लिखे हैं लास्ट में, इसको तुम इसमें भी ऐड कर सकते हो, पर वो पूछ वाले हिस्से से थोड़ी रिलेट करता है। पूछ वाले हिस्से में 3 मिलियन शुक्राणुओं का निर्माण थोड़ी होता है, पूछ वाले हिस्से में ये जो गुणसूत्र होते हैं वो थोड़ी होता है। इसलिए इस हिस्से को हम अलग कर दिए ताकि एग्जामिनर अगर पढ़े भी तो उसको अच्छे से समझे, ठीक है ना। चलो, मैं जितनी भी क्लासेस लूंगा क्रैश कोर्स में पूरा डिटेल में अच्छे से ऐसे लूंगा। अब जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें बोर्ड पे मैंने लिख दी हैं वो चीज आपको याद भी रह जाए, हो सकता है कुछ चीजें मिस भी कर जाती हैं, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो ताकि एग्जाम में लिखने के लिए तुम्हारे पास चीजें रहें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 लाइन याद करके चलेगा, उसमें से 1 लाइन एग्जाम में भूल गया और 1 लाइन ही तुम लिख के चले आए और फिर सोच रहे हो कि हमने तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, हमने तो सारा क्वेश्चन किया था, तो सारा क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं, सारा नंबर मिला क्यों नहीं। इस बात का भी तो ध्यान रखना है हम लोगों को। अब वो वहां जाके ये नहीं ना गिनाना है कि हमने सारा क्वेश्चन लिखा था, हमको तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमने सारे क्वेश्चन में कितना कितना लिखा था। अगर आज से आप लोग
पर डे की बात कर रहे हैं, रोज की, केवल एक एक क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ वाले बच्चे हो, पर डे एक क्वेश्चन भी अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं किसी एक कॉपी में बैठ के, पर्टिकुलर एक बायो की कॉपी बना लो, एक फिजिक्स की बना लो, एक केमिस्ट्री की बना लो, तो एग्जाम आते आते तुम्हारे पास एक बुक तैयार हो जाएगी लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर की। अब तुम सोच लो तुम्हारा एग्जाम में रिवाइज करने का तरीका कितने अच्छा हो जाएगा। मैं जहां पहले पढ़ाता था वहां पे 97 और 98 नंबर, ठीक है ना, बायो की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो हम पढ़ाते नहीं थे तो मुझे पता नहीं, ये एकदम कॉमन नंबर होते थे। लगभग 60 से 70 बच्चे 100 में, 70 नहीं कहेंगे, 60 से 62 कह सकते हैं, 60 से 62 बच्चे 100 में ले आते थे 97 98 बायो में। पर उनका रीजन ये था कि लास्ट का जो 3 महीना उनको बचता था, जितना मैं कहता था उतना वो करते थे। तो मेरा पहला कहना वहां पे यही होता था कि एक कॉपी बनाओ जिसमें तुम पर डे एक लॉन्ग आंसर लिखो, अपने आप से कभी कमजोरी मत करना, ठीक। पर डे जब तुम एक आंसर लिखोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारा एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाएगा डिटेल में, जिसको तुम एग्जाम टाइम में बैठ के एक बार अगर पढ़ भी लोगे, देख भी लोगे 1 घंटा 2 घंटा, तो तुमको सारे आंसर तुमको आते जाएंगे, रिवाइज होते जाएंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, 30 से 40 लाख होगा तो 1 मिलियन में 10 लाख ही तो होता है करण जी। 3 घंटे में 3 लॉन्ग आंसर, 10 शॉर्ट आंसर और 35 ऑब्जेक्टिव एकदम आराम से किया जा सकता है। अगर तुमको क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे डिटेल में भी लिखा जा सकता है, और चाहो तो 15-20 मिनट बचा भी सकते हो, पर उसके लिए तुम मत कोशिश करना, ठीक है। नोट्स में फिगर ऐड करना है चैप्टर 8 का जो बच्चा कह रहा है, उसके बाद हम आपको सेंड कर देंगे। चलो, तो शुक्राणुओं की संरचना ये हो गई। तो शुक्राणुओं की संरचना में सबसे पहले फिगर बनाओगे। तुम्हारा क्वेश्चन अगर ये 5 नंबर का रहा होता, मान लो तुम लोग कह रहे हो कि कल सर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा था, तो ये 5 नंबर ऐसे ही डिवाइड होता, 1 + 2 बराबर कितने में, 5 में। अब 1 नंबर तुम्हें मिला किसके लिए, शुक्राणुओं की संरचना के लिए। किसके लिए, शुक्राणु की संरचना के लिए, शुक्राणु की संरचना के लिए, ठीक। अब बचा 4 नंबर। 4 नंबर में 2 नंबर तो अकेले हो गया हेड वाले रीजन के लिए या सिर वाले, क्योंकि उसमें जानकारियां क्या है, ज़्यादा हैं, और एग्जामिनर जब देखेगा तो ये जरूर चेक करेगा कि हेड के लिए जितनी भी जानकारियां दी गई थी किताब में उतना उस बच्चे ने लिखा है कि नहीं। कौन सा, ये वाला हिस्सा कि शुक्राणुओं के प्रथम भाग को हेड कहते हैं, जिसके ऊपरी भाग में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं, जिससे एक एंजाइम स्रावित होता है, जिससे एक्रोसिन नामक, हाँ, एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो इस क्रिया में सहायता प्रदान करता है, निषेचन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। और इसी भाग में एक अगुणित का क्या पाया जाता है, संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, क्योंकि यह शुक्राणु अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कारण बनते हैं। साथ ही केंद्रक के समीप एक सेंट्रियोल नामक संरचना पाई जाती है, जो कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करता है। और यह सभी संरचनाएं कहाँ पाई जाती है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो ये डिटेल में है, इसलिए इसका नंबर तुमको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 2 नंबर हो जाएगा किसके लिए, कहाँ गया, सिर वाले भाग के लिए, और बाकी 2 नंबर हो जाएगा किसके लिए, क्योंकि उन सब में जानकारियां कम है, मध्य भाग, पूंछ के लिए, और जो भी एडिशनल तुम उसमें ऐड किए होगे उसके लिए, जैसे नोट लिखे हो। तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने जाता है उससे 1 महीने पहले एग्जामिनर की ट्रेनिंग होती है, बुलाया जाता है, कहाँ पर, बीएसए पे, बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में, जहाँ कैंप लगता है, जगह जगह से टीचर आते हैं। तो उन सारे टीचरों का काम यही होता है, एनालिसिस करना, कैसे कॉपी चेक करनी है, कैसे बच्चे को नंबर देना है, स्टेप मार्किंग करनी है कि नहीं, कि बच्चे ने जितना लिखा है उतने का ही नंबर दिया जाए, कि पूरा आंसर नहीं किया है तो उसको काट दिया जाए। जैसे मैथ में होता है क्या, कि कुछ बच्चे आंसर सॉल्व करते आ रहे हैं, बीच में से नहीं आ रहा तो छोड़ दिए, तो उसको कहते हैं स्टेप मार्किंग, कि बच्चे ने जितना लिखा है उतने का नंबर दिया जाए, पूरा नहीं, ठीक है ना। देखो भाई, किसी टीचर से कंपेयर मत करो कि उन्होंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया है, आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से एक टॉपर निकले, हम ये नहीं चाह रहे कि यहाँ से बच्चा पास हो जाए। पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, उसको लेके मुझे किसी टीचर से कंपेयर मत करो कि आप ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको तो छोड़ दो। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर को जानकारी होती है, पर जरूरी है कि वो कितना लिखना जानता है और कितना बताना जानता है, ठीक। ठीक है मनदीप कुमार जी, आज का नाम, आज की क्लास शुक्राणु जनन के नाम, चलो ठीक। बुक जल्दी लॉन्च हो जाएगा, उसको प्रिंस सर से कहने की जरूरत नहीं है, सारे टीचर अपना बुक सबमिट कर चुके हैं, एक सेट बन के आ जाएगा, सब एनालिसिस कर देंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मिस प्रिंटिंग वगैरह सही भी करनी होती है। यस सर, ओके सर। तो पहले ये लिखो कि शुक्राणु जनन पूरी, शुक्राणु जनन कह रहे हैं, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन अगर कल दिया था तो अपने आप से ईमानदारी से जवाब दो कि इतना लिखे थे कि नहीं लिखे थे, पहले ईमानदारी से जवाब दो। नहीं किसी टीचर के बारे में संतोष राज जी ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना, सभी टीचर अच्छे होते हैं, मत बोलिए, जो चले गए सो चले गए, उनके लिए ऐसा कुछ मत कहिए, ठीक। चलो, मेरा पीडीएफ लेट जाता है, अच्छा ठीक है, चलो ईमानदारी से जवाब देना,
कि तुमने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कल तुम लोग बोले हो ना आज अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था सर जो आप बोले थे नहीं लिखे थे ना, तो अब तुम लोग खुद सोचो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या तुमको वो 5 नंबर देगा? 2 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। पहला बहुत दया खाएगा कि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसका 1 नंबर दे देगा, और जो भी तुम उसमें गलत सही लिखे होगे उसका नंबर दे देगा। ठीक है ना? मेरा 12th में प्रिंस सिंघानिया जी 70 नंबर आया था, इससे ज्यादा नहीं आया था। ठीक है ना? क्योंकि हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं 2017 से, उसके पहले वो कहते हैं ना घुमक्कड़ एक तरीके से, सुबह को बैट लेके निकल जाओ और क्रिकेट खेलते रहो। ठीक है ना? नहीं सर, सबका आंसर आया है। किसी बच्चे ने ऐसा नहीं लिखा है कि हाँ सर हम इतना लिख पाए हैं। सारे बच्चे ने लिखा है कि नो सर, नो सर, नो, नहीं सर हम इतना नहीं लिख पाए हैं। अब लग रहा शायद यही लिखा होगा कि अब लग रहा है कि नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ठीक सर जी, आप रोज एक क्वेश्चन ऐसे दिया करिए। देखो मेरे पे मत जाओ, तुम किताब उठा लो या तुम अगर कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, जो विस्तृत उत्तरी है तुम खुद आइडिया लगाओ। जब तक तुम खुद एनालिसिस नहीं करोगे, मैं तो करने वाला हूं मेरे आप लोगों के साथ में। जैसे इस डिटेल क्वेश्चन में लिखा गया है, सारे क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर अच्छे से लिखने के लिए बताएंगे। पूरे क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं हम, खाली यहाँ की बात नहीं करना है। ठीक है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन पे आंसर मत जाओ। तुम खुद सोचो कि छोटा सा लिख के तुम चाहो कि 5 नंबर पा जाए, और जाके तुम डिडोरा पीटो समाज में कि हम तो सारा क्वेश्चन करके आए थे। तो क्वेश्चन तो सारे बच्चे करके आए होंगे। जो टॉपर हुआ होगा वो भी तो सारा क्वेश्चन किया होगा, और जो एवरेज पास होगा फर्स्ट डिवीजन वो भी तो सारा क्वेश्चन किया होगा। ठीक है ना? तो छोटे बड़े आंसर की बात नहीं है यहाँ। बात यह है कि किताब में कितनी जानकारियां दी गई हैं उसके लिए, उस हेडिंग के लिए। अब ये नहीं कि किसी और हेडिंग में हेल्प करते रहो। अब ये सुकराट तो तुम्हें निषेचन में भी हेल्प करता है, तो क्या तुम निषेचन के बारे में लिखे डिटेल में कि ये ओवम को फर्टिलाइज करता है, ओवम के बाहरी आवरण कोरोना रेडिएटा को, फिर दूसरे आवरण जोन पेलोसिटा को पेनिट्रेट करता है क्रोसिनेज एंजाइम की सहायता से? ये सब नहीं लिखे ना। तो पर जितनी दी गई हैं उतनी चीजें लिखने की कोशिश करो। ठीक, चलो बताओ। अब तो थोड़ी मेहनत करो ना। देखो जब तक अपने आप को तुम रगड़ोगे नहीं, बैठ के एक जगह लिखने की कोशिश करोगे नहीं, तब तक तुम एग्जाम में ये सोचो कि हम टॉपर निकलेंगे। तो वो उम्मीद मन से यहाँ दूर ही रहने देना, मन में मत आने देना। ठीक, हाँ। भारती जी ने लिखा नहीं सर हम इतना तो नहीं लिखे थे, अगर लिखे भी तब भी 2 नंबर से ज्यादा नहीं देता। ठीक, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम देने की बात नहीं है। अभी देखो, अभी तुमको ये चीजें बतानी पड़ी हैं, तब जाके तुमको इतना समय लग गया। लेकिन तुम एक क्वेश्चन पे लॉन्ग आंसर को मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक बार लिखे रहोगे कॉपी में, कहीं भी प्रैक्टिस किए रहोगे, तो तुम जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इतनी जानकारियां लॉन्ग आंसर में मुझे लिखनी है। तो तुम्हारे प्रैक्टिस उतना रहेगा, तुम 15 से 70 मिनट में फिगर के साथ पूरा लिख लोगे। प्रैक्टिस 3 ही क्वेश्चन तो तुमको लॉन्ग आंसर करना है। तो अगर तुम 1 घंटा भी पूरा ले रहे हो, तब भी तुम्हारे पास अभी 2.5 घंटे बचे हैं। क्या करने के लिए? 2.5 घंटे में 40 मिनट 45 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए। तो तुम खुद सोचो, आराम से कर सकते हो। टेस्ट कास्ट को परीक्षण संकट कहते हो, जिसमें पुरानी पीढ़ियों के लक्षणों को ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना? कि वो आ रहे हैं कि नहीं, वो सब हम समझा देंगे बना के अच्छे तरीके से। सर आप पहले क्यों नहीं मिले? पहले जाते वहां के बच्चों के लिए था। ठीक, क्रैश कोर्स में पूरा अच्छी तरीके से बायो पे मन पे भरोसा करके ले लेना। फोर्स नहीं कर रहा है, बायो में अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा 97 प्लस नंबरों के लिए। देखो 3 नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल नंबर में कुछ बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल देने जाते नहीं, तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर काट ले। बाकी चीज़ों को 1-2 नंबर इधर उधर एडजस्ट हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आते वक्त आप OMR गलत घेर दें, पर कोशिश पूरी रहेगी कि पूरा है। ठीक है ना? मैं अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तो नहीं ना खराब करूंगा 97 98 का। याद नहीं करना है, समझना है। ठीक, 3-4 मिनट और दो, अभी तुमको बताते हैं याद कैसे होगा। देखो, एक है स्पर्म, कितने पार्ट में डिवाइड किए थे? 3। याद करने का तरीका, पहला हेड, दूसरा है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, तीसरा है टेल। हेड वाले हिस्से में क्या था? एक्रोसोम। एक्रोसोम से क्या रिलीज होता था? एक्रोसिन नामक एंजाइम। हेल्प किस में करेगा? फर्टिलाइजेशन या निषेचन में। ठीक, दूसरा है इसी में न्यूक्लियस या केंद्रक। उसमें गुणसूत्र कितने थे? 23। क्यों थे? क्योंकि हुआ था मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तीसरा क्या था? सेंट्रियोल। क्या था? सेंट्रियोल। हेल्प किस में करेगा? सेल डिवीजन में। और ये सभी संरचनाएं कहाँ पाई जाती थी? साइटोप्लाज्म में। ऐसे जब तुम लिखोगे तो वो तुमको याद रहेगा। मिडिल पार्ट में क्या पाया जाता है? मिडिल पार्ट में पाया जाता है माइटोकांड्रिया। किसमें हेल्प करता है? किस रूप में ऊर्जा देता है? ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके कारण स्पर्म क्या होता है? गति करता है या मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब गतिमान होता है। टेल वाले रीजन से क्या करता है शुक्राणु? गति करता है या मूवमेंट करता है।
ठीक। फिर स्पर्म की संख्या कितनी होती है? 3 से 4 मिलियन। कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट में, कुछ 60% और 40% के रेशियो में। 60% सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर में होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में नहीं जाते हैं, नॉट टेक फर्टिलाइजेशन। और दूसरा 40% वो अतिक्रियाशील होते थे, हाईली रेगुलेटिव, अतिक्रियाशील होते, जिसमें से कोई एक कहाँ जाता था? फर्टिलाइजेशन में। और स्पर्म को कितने रूपों में लिखते थे? तो 2 रूपों में, 22+X और 22+Y। इसी को तुम हिंदी में लिख के याद रखो। ऐसे शॉर्ट नोट तुमको याद रहेगा जब पहले से, तो जाहिर सी बात है तुमको थियरी लिखने में आसानी हो जाएगी। सोचो याद करने का कितना तरीका, इतनी जानकारी तुमको याद रखनी है। सर ये तो ऑब्जेक्टिव भी में भी आएगा तभी हो जाएगा, सही बात है सर। अब सोच लो, यही चीज लिखे हो तुम, डिटेल में लिखे हो, अब इतनी जानकारियां तुम नहीं याद कर सकते हो। हाँ ऐसे में तो तुरंत याद हो जाएगा, विद्या झा जी ने लिखा है। चलो ठीक है, ऐसे तो तुरंत याद होगा। यस सर। सोचो ऐसे तुमको सारे क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बनाना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे आए तो तुम उसको तुरंत गेन करो कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी तरीके से हम बनाए हुए। उसके बाद थियरी तो लिखना एकदम आसान हो गया, ये रहा। तो सोचो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम आपको बना के भी दे देंगे। हाँ हिंदी में लिख देंगे, ये तो थोड़ा सा हमारी आदत है, सीबीएसई ज़्यादा पढ़ाए हुए हैं तो हम जल्दी जल्दी लिख दिए हैं, पर नाम तो वही लिखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। यस सर याद हो जाएगा। प्रीति यादव जी, अभिषेक भारती जी, वाह सर कमाल हो गया, शानदार, याद हो गया सारे क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर सोचो, लॉन्ग आंसर इतने में तुम इतने चीजें याद रख के लॉन्ग आंसर लिख ले रहे हो, ठीक है ना। हाँ हिंदी में ही बताएंगे पूनम जी, वो बस टाइम बचाने के लिए हम लिख दिए हैं जल्दी, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने से बनाकर लिख सकते हैं। हाँ एमडी सलमान जी आप बना के लिख सकते हो, इसको क्या दिक्कत है। तो एकदम आराम से याद हो जाएगा तुमको, लॉन्ग आंसर भी कोई ज़रूरत नहीं होगी दिक्कत। और वो जो छोटा छोटा आंसर तुम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हो, बाबू पूरी तरीके से बुरा मत मानना इस बात को, मेरी टॉपर नहीं बन पाओगे। फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, घर वाले मिठाई बांट देंगे, बस खुश रहना। पर वो खुशी तुम्हारे घर तक रह जाएगी, वो कुएं की मेंढक वाली कहानी, कि उसने बाहरी दुनिया देखी नहीं कि अभी कितने और मेंढक हैं और दुनिया कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो आज की बात अगर कोई बुरी लगी हो तो आप लोग उसको लेके हर्ट मत हो जाइएगा। अभिषेक सर डांट दिए क्लास में या जो भी कह दिए, पर क्वेश्चन लिखने का तरीका जो भी था एकदम उसी तरीके से लिखिएगा, कोशिश करिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, पर डे एक लॉन्ग आंसर या एक शॉर्ट आंसर लिखिएगा, एक कॉपी अलग से बना लीजिए सारे सब्जेक्ट की, ताकि एग्जाम आते आते तुमको पूरी किताब या पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आराम से वही उठाओ और पढ़ डालो, ठीक है ना। याद हो गया सर, मस्त था, सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। जिस लोगों को भी पसंद आया, अब लगता है कि 95% से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो आप खुश तो हैं, हम खुश हैं भैया, ठीक है कोई बात नहीं, खुश हैं। चलो ठीक है, आज किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर समझ में नहीं आया या जो भी चीज़ें हैं, हाँ सभी को अच्छा लगा। चलो कल इसी टाइम पे मिलते हैं, ठीक है ना, एकदम अच्छे से ख्याल रखो अपना। उसके बाद फिर क्लास में देखते हैं, और शुभ 100 में से 99 आएगा। अब अच्छा संतोष आज जी, एक ही दिन में इतना आप मोटिवेट हो गए। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, दिन भर